नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस एकेडमी में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी का पेपर चल रहा है और एमपीपीएससी मतलब आपके सपनों का एग्जाम, जिसमें आप बन सकते हैं डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी या फिर आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हैं ऑफिशियल लेवल का। लेकिन सर, सबसे बड़ी दिक्कत है पेपर थर्ड। तो दोस्तों, हमारा एमपीपीएससी मेंस पेपर थर्ड चल रहा है, जिसमें हम यूनिट 7 को पढ़ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है या एमपीपीएससी पेपर मेंस की 10 यूनिट नहीं पढ़ी है, तो टू द पॉइंट 2020 के सिलेबस के अकॉर्डिंग दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे हैं जीएस जीनियस एकेडमी पर। तो दोस्तों, आप अभी डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर पर जाकर जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन, जहां आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक मिलेगा। हर यूनिट का सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें पढ़ाई जा रही हैं। तो यहां पर अभी तक हम क्या क्या कंप्लीट कर चुके हैं? अभी हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी कंप्लीट कर चुके हैं 7th यूनिट में। हम कर चुके हैं जैविक प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, साथ ही साथ क्लोनिंग कर चुके हैं हम, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साथ ही साथ बौद्धिक संपदा अधिकार मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। क्या होते हैं बौद्धिक संपदा अधिकार? यहां से 11 नंबर के प्रश्न कैसे बन सकते हैं, 5 नंबर के प्रश्न कैसे बन सकते हैं? दोस्तों, अगर ये आप जानना चाहते हो तो आप हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सहित पूरे के पूरे नोट्स की बुक भी परचेज कर सकते हैं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है, आप वहां जाइए और बुक भी परचेज कर लीजिए। साथ ही साथ हमारे एप्लीकेशन पर भी आइए। तो सर, आज क्या पढ़ने वाले हैं हम? आज पढ़ने वाले हैं साइंस एंड टेक के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों के योगदान। दोस्तों, अब देखने वाले हैं हम वो वैज्ञानिक जिन्होंने पूरे के पूरे दुनिया में भारत का परचम लहराया है। क्या सर सारे के सारे वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे? नहीं दोस्त, हम उन्हीं वैज्ञानिकों को पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं। तो सर, कौन कौन से वैज्ञानिक सिलेबस में? तो चलिए देख लीजिए दोस्तों। सबसे पहले वैज्ञानिक हमारे आ जाएंगे चंद्रशेखर वेंकट रमन। चंद्रशेखर वेंकट रमन, पहले देख लेते हैं कौन कौन के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, इनसे क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, रमन प्रभाव किसने दिया है, क्या किया है, यहां से प्रश्न आ जाएगा। दूसरे, हरगोविंद खुराना, जेनेटिक कोड्स के बारे में इन्होंने बताया है, कैसे काम किया है, अभी हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ जगदीश चंद्र बसु, दोस्तों रेडियो तरंगों के द्वारा इन्होंने किस प्रकार से पूरी की पूरी दुनिया में एक परिवर्तन ला दिया, इनका नाम आपने सुना होगा। अगर आप नहीं जानते तो इनके बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि पेपर पास करने का मूल मंत्र यही है। हर एक पेपर में आने वाले हैं, जो भी आप देने वाले हो। याद रखना, होमी जहांगीर भाभा, परमाणु, जो हमारा परमाणु विभाग था उसकी स्थापना इन्होंने करी। किस प्रकार से इन्होंने भारत को एक परमाणु शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की सोच रखी और किस प्रकार से बना दिया, दोस्तों ये हमें होमी जहांगीर भाभा बताएंगे। उसके बाद एम विश्वेश्वरैया, सबसे महान वैज्ञानिक, इंजीनियर डे मनाया जाता है इनके जन्म दिवस पर। हीराकुंडा बांध से लेकर बड़े बड़े बांधों को किस प्रकार इन्होंने बनाया, ये आपको दोस्तों ध्यान रखना। ये वैज्ञानिक आपको सुनने में कभी कभी आए होंगे, लेकिन इन्होंने भारत का नाम विश्व स्तर पर पूरा का पूरा क्या किया है, परचम लहराया है, भारत के नाम को रोशन किया है, इसीलिए आपके सिलेबस में शामिल किए। संख्या के जादूगर श्रीनिवास रामानुजन, दोस्तों संख्या के जादूगर क्यों कहलाई हम जानेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के जनक विक्रम साराभाई जी के बारे में भी हम पूरा जानेंगे। 11 नंबर में पूछेगा तो क्या बताना है, 5 में पूछेगा तो क्या बताना है। और हमारे परम पूज्य श्री 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 एपीजे अब्दुल कलाम जी, अबुल पाकिर जैनुल लाब्दुल अब्दुल कलाम जी, जिनका नाम सुनते ही हमारी रगों में ऊर्जा भर जाती है, ऐसे मिसाइल मैन के बारे में आज हम जानेंगे कि भाई मिसाइल मैन का संघर्ष कैसा था और कैसे हमें पेपर में नंबर आएंगे इनके बारे में जानकर। साथ ही साथ सत्येंद्रनाथ बोस, जिन्होंने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ में, जी हां, अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर इन्होंने काम किया, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया, साथ ही साथ पदार्थ की 5वीं अवस्था बनाई, क्या होती है सब हम जानेंगे। उसके बाद राजा रमन्ना जी, राजा रमन्ना जी जिन्होंने विक्रम साराभाई, ध्यान से सुनना, साथ ही साथ होमी जहांगीर भाभा के साथ काम किया। होमी जहांगीर भाभा का आधा अधूरा सपना पूरा कर दिया इन्होंने। किस प्रकार इंदौर में इन्हीं के नाम पर सेंटर चल रहा है, कैट सेंटर, राजा रमन्ना सेंटर, उसकी चर्चा करेंगे। सबसे लास्ट में आपको भोले भाले प्रफुल्ल चंद्र रॉय दिखाई दे रहे होंगे। दोस्तों प्रफुल्ल चंद्र रॉय के बारे में आप जानकर हैरान रह जाओगे। ये आपको देखने में सादगी से भरे लग रहे हैं, लेकिन इनके काम, जो देश को एक नाम दिलाया, परचम लहराया इन्होंने और देश में किस प्रकार से इन्होंने अपना योगदान दिया, ये सारे के सारे वैज्ञानिक आपके सिलेबस में। चलिए तो हम शुरुआत करते हैं पहले वैज्ञानिक से। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं और पेपर में जाने से पहले मैं पहले ही बता देता हूं, अगर सिलेबस कंप्लीट करना है तो एक बार हमारा पूरा का पूरा जो भी ऐप पर मटेरियल है उसे देख कर जाएं।
और बिल्कुल आपको सस्ते से सस्ता मात्र 300 रुपए में पर यूनिट प्रोवाइड की जा रही है, जो कि अभी मात्र 4 दिनों के अंतर्गत आपको मिल जाएगी। उसके बाद में क्या पता कितना प्राइस हो जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। अभी जाइए, अभी आपके पास मौका है, अभी हरी अप डाउनलोड कीजिए और हमसे सारी की सारी चीजें बिल्कुल टू द पॉइंट पढ़िए। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखने वाले हैं सबसे पहले वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन। सा आप सा कर लेना कहीं पर भी रहे तो याद रखना, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन के नाम से इन्हें जाना जाता है। अब पेपर में 11 नंबर में इनसे कैसे क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर में कैसे आएगा और 3 नंबर में क्या लिखना है, तो मैं हर एक चीज बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले तो इनका जीवन परिचय देखते हैं। इनका जन्म कहां हुआ है? 7 नवंबर 1888 तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में इनका जन्म हुआ है, तमिलनाडु में। 11 नंबर में लिखना पड़ेगा आपको, 5 में मत लिखना। पिता चंद्रशेखर अय्यर, कॉलेज में भौतिकी के प्राध्यापक। सर भौतिकी के तो ये थे, अरे भैया पिताजी का भी असर है इन पर। इनके पिताजी खुद प्रोफेसर थे, वो भी फिजिक्स के, भौतिकी के। साथ ही साथ 1970 में इन्होंने इंडियन फाइनेंस सर्विस, IFS, इंडियन फाइनेंस सर्विस, जो उस समय की सबसे बड़ी सर्विस होती थी, उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। याद रखना, इतने बड़े बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। चलते हैं अब इनके बारे में जानते हैं और जानकारी। दोस्तों 1906 में इन्होंने क्या किया? 1906 में प्रकाश विवर्तन, याद रखना 1906 में इन्होंने प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में बताया। इनका पहला शोध, इन्होंने क्या किया? इस पर शोध किया। और ये शोध कहां पर छप गया? लंदन की फिलोसफिकल पत्रिका में। ये पत्रिका उन्हीं वैज्ञानिकों के शोध को निकालती है जो बहुत ज्यादा फेमस होते हैं, बहुत बुद्धिमान होते हैं। उसमें भारत के वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन जी का प्रकाश का विवर्तन का सिद्धांत छापा। सर ये प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? तो दोस्तों जब प्रकाश की तरंगें किसी वस्तु से टकराती हैं तो टकराकर मुड़ जाती हैं, उसी को बोला जाता है डिफ्रैक्शन, मतलब प्रकाश का विवर्तन। उसी पर ये लगातार शोध कर रहे थे। साथ ही साथ दोस्तों 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्राध्यापक, प्राचार्य नियुक्त हो गए, प्रिंसिपल नियुक्त हो गए वहां के, याद रखना। और वहां पर बस ये बच्चों को नहीं देखते थे, साथ ही साथ वहां पर इन्होंने क्या किया? पार्थिव वस्तुओं के बिखरने का नियमित अध्ययन किया। वहां पर भी ये पढ़ते रहे। किस पर अध्ययन किया? पार्थिव वस्तुओं के बिखरने, मतलब जो आपकी ठोस, द्रव, गैस, पारदर्शी वस्तुएं हैं, उन पर प्रकाश पड़ता है तो कैसे बिखरता है, इसी को आगे चलकर ध्यान से सुनना। 7 वर्ष की कड़ी मेहनत के बाद इन्होंने रमन प्रभाव में परिवर्तित कर दिया और इन्होंने 7 वर्ष बाद रमन प्रभाव दे दिया। रमन प्रभाव कब आया? 1924 में। लेकिन दुनिया के सामने कब पता चला? 28 फरवरी 1928 को। इसीलिए दोस्तों 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। और इनके बारे में इस बार की PSC में प्रश्न आ सकता है। मैं बोल रहा हूं, याद रखना 3 नंबर में या फिर आप 5 नंबर में या 11 नंबर में याद रखना। अब सर इन्होंने जो रमन प्रभाव दिया, ये रमन प्रभाव क्या होता है? तो चलिए देखते हैं रमन प्रभाव क्या होता है। बिल्कुल सरल सा प्रभाव है। पहले मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। आप ये मत सोचना कि PSC निकालना कोई टेढ़ी खीर है, या PSC निकालने के लिए हमें कुछ और रॉकेट साइंस पढ़ना पड़ता है। सामान्य बुद्धि का गांव का बच्चा भी PSC निकालकर डिप्टी कलेक्टर बन सकता है। बस उसके हाथ में एक सही बुक मिल जाए, उसके हाथ में सही कंटेंट मिल जाए, उसके हाथ में टू द पॉइंट चीजें मिल जाएं और एक अच्छा समझाने वाला मिल जाए, तो ये सारे के सारे काम आपको यहां पर किए जा रहे हैं जीएस जीनियस अकेडमी पर दोस्तों। तो अभी इसी वक्त डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर पर जाकर हमारे जीएस जीनियस अकेडमी के एप्लीकेशन को, और अपना जो भी सपना है आप उसे पूरा कर लीजिए। तो अब देखते हैं रमन प्रभाव। 3 नंबर में आपसे पूछा जा सकता है। तो रमन प्रभाव क्या होता है? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम, चाहे वो ठोस हो, चाहे वो द्रव हो, चाहे वो गैस हो, से गुजरता है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, याद रखना प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ क्या हो जाता है? विचलित हो जाती है, उसमें विचलन हो जाता है। अर्थात जब प्रकाश की तरंग द्रव्य से निकलती है तो प्रकाश का कुछ भाग अपनी मूल तरंग से भिन्न दिशा में फैल जाता है। इसी को प्रकाश का प्रकीर्णन भी कहते हैं। नहीं आया सर ऐसे समझ में? तो ये वैज्ञानिक महान थे, इन्होंने कठिन भाषा में लिखा है, मैं सरल में समझाऊंगा। अब सुनना, इन्होंने क्या बोला? मान लो कोई पारदर्शी माध्यम है, मान लो कोई पारदर्शी माध्यम है, ये माध्यम ले लिया हमने,
जब यहां से प्रकाश की किरणें गुजरती हैं, जब किसी पारदर्शी माध्यम मतलब ठोस द्रव गैस के कणों से प्रकाश की तरंग निकलती है, किरणें निकलती हैं, तो वो अपनी मूल स्थिति से भटक जाती हैं। मतलब उनका तरंग दैर्ध्य या तो कम हो जाती है या ज्यादा हो जाती है। इसी को रमन प्रभाव कहा जाता है। और इस रमन प्रभाव के कारण कई सारे उपयोग किए गए, बहुत सारी खोजें की गई। तो याद रखना वर्तमान समय में रमन प्रभाव का उपयोग क्या है। तो दोस्तों इसी के द्वारा हमने क्या बनाया, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के द्वारा केमिकल लैब में पदार्थों की पहचान करते हैं कि भैया कहाँ पेट्रोलियम का पदार्थ है, कौन सी चीज क्या है। अणुओं के स्तर पर हम एक एक चीज की जानकारी प्राप्त करते हैं। साथ ही साथ कोशिका व ऊतकों के शोध हेतु कोशिका में कौन सा कण कहां पर अतिरिक्त आ गया है, कहां से तरंगे निकल रही हैं, कैंसर कहां पर उत्पन्न हो सकता है या कैंसर का निवारण कैसे कर सकते हैं, इसका पता भी रमन प्रभाव के द्वारा होता है। उपयोग अगर पूछ ले 5 नंबर में रमन प्रभाव पूछ ले तो यही लिखना है, चंद्रमा पर पानी का पता। अब तुम चंद्रमा पर कूद तो नहीं गए थे, पानी लेके आ गए मुट्ठी में, गिलास बल्ला है, ऐसा नहीं, वहां पर तरंगे भेजी और इन तरंगों में ही उपयोग किया गया रमन प्रभाव का। मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन का, कि कहां मुड़ रहा है, कौन से कण से मुड़ रहा है, कितना जा रहा है, कितनी तरंग में परिवर्तन आ रहा है, यही तो पानी की तरंग में होता है। तो मतलब वहां पर पानी है, अनुमान लगाया हमने। तो याद रखना चंद्रमा पर पानी का पता लगाने में भी इनका रमन प्रभाव उपयोगी रहा है। अब रमन प्रभाव की खोज के लिए 1930 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला। 1924 में इन्होंने क्या कर दी थी, रमन प्रभाव बताया। 1928 में 28 फरवरी 1928 को इनका प्रकाशित हो गया और दोस्तों दुनिया में पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया। इसीलिए इन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 1930 में मिला और भारत सहित पूरे एशिया के पहले भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक बन गए हमारे चंद्रशेखर वेंकट रमन। तो दोस्तों चलते हैं इनकी उपलब्धियों के बारे में हमने देखा। अब और देखते हैं इनकी उपलब्धियां 1921 में क्या हो रहा था। 1921 के समय जब दोस्तों ये आ रहे थे कहां से, लंदन से। लंदन से जब ये भारत आ रहे थे तो इन्होंने समुद्र देखा और इन्होंने बोला समुद्र नीला कैसे है। तब फिर इन्होंने शोध किया और 1921 में समुद्र के नीले रंग की व्याख्या स्पेक्ट्रोस्कोप और निकोलो प्रिज्म की सहायता से की। मतलब इन्होंने रमन प्रभाव के द्वारा जो स्पेक्ट्रोस्कोप बनाया था उसके द्वारा इन्होंने पानी पर कणों को, पानी पर प्रकाश को भेजा और प्रकाश अलग अलग फैल गया, जिसके कारण पता चला कि कम तरंग दैर्ध्य और ज्यादा तरंग दैर्ध्य के कारण क्या होता है, नीले रंग में वो बट जाता है और नीला रंग क्या होता है, गाढ़ापन प्रदान करता है। इसीलिए समुद्र और आसमान नीला दिखाई देता है। तो ये इन्होंने बताया। 1924 में अनुसंधानों के लिए रॉयल सोसाइटी लंदन की इन्हें फेलोशिप मिल गई। फेलोशिप मिलना मतलब बहुत बड़ी बात है। जैसे आपको स्कॉलरशिप मिलती है पीएचडी में, ऐसे ही अनुसंधान के लिए रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन, जहां रॉयल लोग रहते हैं, उसकी फेलोशिप मिल गई। साथ ही साथ 1948 में दोस्तों रमन शोध संस्थान की बेंगलोर में इन्होंने बेंगलुरु में स्थापना की तथा स्वयं इसके निर्देशक बने। तो ये लाइन जरूर आप डाल देना कि भाई रमन शोध संस्थान कहां पर है, बेंगलोर में है और इन्होंने स्वयं उसकी स्थापना कर दी थी। याद रखना इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स तथा भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। क्या किया था, इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स, साथ ही साथ भारतीय विज्ञान अकादमी की भी इन्होंने क्या कर दी थी दोस्तों, स्थापना की थी। यह आपको कोई से पॉइंट 5 नंबर में फिट करना है और अधिकतर आपको 11 नंबर के हिसाब से मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। साथ ही साथ इन्हें अब कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं दोस्तों ये भी देख लेते हैं, क्योंकि देखो पुरस्कार जानना बहुत जरूरी है। अब सुनना, प्रकाश प्रकीर्णन रमन प्रभाव पर कार्य हेतु 1930 में इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भारत के पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथ ही साथ भारत 1954 में भारत सरकार द्वारा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इतने महान वैज्ञानिक हैं, इनके बारे में पक्का पेपर में पूछा जा सकता है। 1957 में लेनिन शांति पुरस्कार भी इन्हें
इन्हें प्रदान किया गया। साथ ही साथ विशेष जानकारी क्या है, चूंकि रमन प्रभाव की घोषणा 28 फरवरी 1928 को हुई थी, जन्म दिवस नहीं था इनका, जन्म तो मैंने बता दिया था आपको शुरुआत में 1988 में हुआ था, इनने 28 फरवरी 1928 को घोषणा कर दी थी। जो ध्यान से सुनना कि इसी कारण 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनकी मृत्यु, इनका निधन हो गया 21 नवंबर 1970 को। इनका निधन कब हो गया दोस्तों? 21 नवंबर 1970 को हो चुका है। याद रखना, इतनी जानकारी इनके बारे में आप पूरी की पूरी याद रखना। एक आपको मैं बता देता हूं, एक जानकारी आपको मैं और बता देता हूं, ध्यान रखना इनके बारे में। कहां चले गए? ये है, याद रखना, यहां 1970 नहीं है, इसको याद रखना क्योंकि 70 में तो इनकी मृत्यु हो चुकी थी। यहां 1970 की जगह ध्यान से सुनना, इनका जन्म कब हुआ था? 1888 में। 1924 के समथिंग इन्होंने क्या किया था? IFC इंडियन फाइनेंस सर्विस में प्रथम स्थान प्राप्त किया था 1924 के समथिंग। ये याद रखना, प्रिंटिंग मिस्टेक कर दी उन्होंने। तो इतना आपको जानकारी दोस्तों मिल चुकी है हमारे वैज्ञानिक रमन जी के बारे में, तो याद रखना। साथ ही साथ ध्यान से सुनना, अब विज्ञान के क्षेत्र में इनकी कुछ उपलब्धियां ये हम देख चुके हैं, पुरस्कार देख चुके हैं दोस्तों। ये जानकारी आपको रमन जी के बारे में पता चल गई। अब आप 11 नंबर में कैसे लिखना है, 3 नंबर में कैसे लिखना है, 5 नंबर में, ये हमारी बुक में दिया है, तो आप बुक ले सकते हैं और बुक में आप टू द पॉइंट जानकारी को पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे वैज्ञानिक के बारे में बात करने वाले हैं। दूसरे वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना जी। हरगोविंद खुराना जी भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं, क्योंकि भारत को बुलंदियों पर पहुंचाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने आनुवंशिक बीमारियों को ठीक करने के लिए बहुत सारे जेनेटिक कोड्स भी खोजे हैं। तो चलिए दोस्तों, ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में अब हम जानते हैं। सबसे पहले हरगोविंद खुराना जी का जीवन परिचय देखते हैं, जो कि 11 नंबर में पूछने आए। तो लिखना है कि जन्म कब हो गया था? 9 फरवरी 1922 को। कहां पर हो गया था? जन्म स्थान है रायपुर, जिला मुल्तान, वर्तमान के पाकिस्तान में। वर्तमान के पाकिस्तान में इनका क्या हो गया था? जन्म हो गया था। प्रारंभिक शिक्षा कहां हुई थी? दयानंद एंग्लो वैदिक विश्वविद्यालय। याद रखना, जो दयानंद सरस्वती का उस समय चलता था, तो दयानंद एंग्लो वैदिक विद्यालय में इनकी क्या हो गई थी? प्रारंभिक शिक्षा हो चुकी थी दोस्तों, याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं अपन। ये सिंपल जानकारी आप इनको तो आप आराम से बता सकते हो। अब सुनना, पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर, इनकी थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं, फिर इनके बारे में पढ़ेंगे कि आखिर इनका योगदान क्या है। 5 नंबर में पूछे तो सीधा योगदान से चालू कर देना, और 3 नंबर में पूछे तो 3 उपलब्धियां डाल देना। और अगर आपसे 11 नंबर में पूछे तो थोड़ा सा आपको इनके बारे में भी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कहीं आपको ये जानकारी नहीं दी जाएगी जो जीएस जीनियस एकेडमी आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो पंजाब विश्वविद्यालय, याद रखना, पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में, लाहौर से स्नातक 1943 में तथा स्नातकोत्तर मतलब जो भी इन्होंने अपना ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो कहां से किया है? पंजाब के विश्वविद्यालय से किया है। याद रखना, इन्होंने 1948 में पीएचडी की पढ़ाई इंग्लैंड के लिवरपूल विश्वविद्यालय से की है। तो अपनी पीएचडी कहां से की है? इन्होंने इंग्लैंड के लिवरपूल विश्वविद्यालय से की है। साथ ही साथ आगे अमेरिका गए। 1960 में अमेरिका के विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर का पद ग्रहण किया। सबसे पहले इनकी प्रारंभिक शिक्षा कहां पर हुई, शुरुआती शिक्षा कहां पर हुई, ये पूछ लेगा तो वैदिक आपको पता है कि भैया वैदिक एंग्लो विद्यालय में हो गई। साथ ही साथ आपने पंजाब विश्वविद्यालय में क्या देखा कि इनका ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ। अब ये कहां पीएचडी करने चले गए? तो इंग्लैंड के लिवरपूल विश्वविद्यालय में चले गए। मतलब इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं हरगोविंद खुराना जी। अब इन्होंने क्या खोजा, इनका योगदान क्या है, 2 मिनट बाद देखेंगे। इन्होंने आगे जाकर अमेरिका में चले गए और 1960 में वहां पर इन्होंने क्या कर लिया? प्रोफेसर का पद धारण कर लिया। लेकिन दोस्तों फिर ये वापस भारत नहीं आए, इसीलिए इन्हें भारतीय मूल के अमेरिकी व्यक्ति कहा जाता है। तो चलिए अब इनके बारे में जानते हैं, क्योंकि ये अमेरिका में बस गए, फिर कभी भी भारत नहीं आए। इन्हें अमेरिकी नागरिकता मिल गई थी 1966 में, इसीलिए भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं ये। अब इनके बारे में जानकारी लेते हैं जो पेपर में आपसे पूछी जाएगी। इनका योगदान क्या है? इनका योगदान क्या है दोस्तों? इन्होंने जीव कोशिकाओं मतलब हमारा जो शरीर होता है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। हमारे शरीर की आधारभूत और संरचनात्मक इकाई क्या है? कोशिका है। तो इन्होंने जीव कोशिकाओं के नाभिकों की, नाभिक मतलब कोशिका का केंद्रक,
तो केंद्रक की रासायनिक संरचना का अध्ययन किया कि भाई आखिर केंद्रक कैसे बना होता है, कोशिका का केंद्रक जो नाभिक रहता है वो कैसे बना होता है। अध्ययन का मुख्य विषय था न्यूक्लियोटाइड, याद रखना, नामक उपसमुच्चयों के अत्यंत जटिल मूल रासायनिक संरचनाएं। इतनी क्लिष्ट भाषा अब मैं बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले मानव के अंदर, जंतुओं के अंदर पाई जाने वाली कोशिका के जो भी उपसमुच्चय हैं, न्यूक्लियोटाइड, डीएनए, आरएनए, जो आपका न्यूक्लिक अम्ल होता है, आखिर वो न्यूक्लिक अम्ल किससे बना होता है, ये सारी की सारी जानकारी न्यूक्लियोटाइड के नामक समुच्चयों का अत्यंत जटिल मूल रासायनिक संरचनाएं समझा दी। साथ ही साथ नाभिकीय अम्ल, नाभिकीय अम्ल मैंने आपको बताया डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, साथ ही साथ आरएनए राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए, आरएनए, नाभिकीय अम्ल सहस्त्रों एकल न्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। डॉक्टर खुराना ने 11 न्यूक्लियोटाइड का योग करने में सफलता प्राप्त की। पेपर में 5 नंबर में पूछेगा तो आपको लिखना है इन्होंने क्या किया, नाभिकीय अम्ल जो कि डीएनए, आरएनए होते हैं, उनके सहस्त्रों न्यूक्लियोटाइड की खोज कर दी कि भाई आखिर ये डीएनए, आरएनए किससे मिलकर बना होता है। तो चलिए मैं आपको यहां समझा देता हूं, इनने किस चीज की खोज करी है, एक बार चलो बोर्ड पर देख लेते हैं। तो दोस्तों इन्होंने क्या बोला, सबसे पहले न्यूक्लियोटाइड्स, इन्होंने किसकी खोज करी, क्या बताया, न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में बताया। ये न्यूक्लियोटाइड्स कहां पाया जाता है, कोई भी कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्रक है और केंद्रक में पाया जाता है डीएनए और किसी किसी के केंद्रक में पाया जाता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, कोशिका के अम्ल होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। अब इनकी संरचना किससे बनी होती है, तो याद रखना इनकी संरचना बनी होती है शर्करा से। कौन सी शर्करा रहती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा रहती है, डीऑक्सी राइबोज शर्करा रहती है, राइबोज शर्करा रहती है, पेंटोस प्रकार की है। साथ ही साथ इसमें क्या रहता है, आपका क्षार रहता है नाइट्रोजनी, कौन सा, ATCG, एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ATCG नाइट्रोजनी क्षार होता है। अगर ये 2 चीजें हैं तो वो बन जाता है न्यूक्लियोसाइड्स। लेकिन अगर इसमें आप जोड़ दो फास्फेट ग्रुप, याद रखना फास्फेट ग्रुप, तो ये बन जाता है दोस्तों आपका न्यूक्लियोटाइड्स। अगर आपने मेरी यूनिट 1st, 2nd, 3rd नहीं पढ़ी है तो दोस्तों ये मैंने आपको 3rd यूनिट में पूरा डिटेल में बता रखा है जब मैं आपको पढ़ा रहा था कोशिका। तो अगर आप 3rd यूनिट भी देखना चाहते हैं तो अभी जाइए और प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए जीएस जीनियस एकेडमी की एप्लीकेशन। वहां पर आपको पूरा टू द पॉइंट 3rd पेपर की 10 यूनिट मिल जाएंगी और मात्र वहीं जाकर आपको पता चल जाएगा कि कितना ऑफर है। क्लिक करोगे सब चीजें आपको मिल जाएंगी, साथ ही साथ बुक भी अवेलेबल है। तो ये इन्होंने सारी की सारी चीजें बता दी, किसके बारे में, कोशिका के केंद्रक के बारे में। अब आपको ये पता चल गया कि केंद्रक की संरचना कैसी होती है, तो अब कभी भी मान लो होगा किसी को अनुवांशिक रोग तो पता लगा लेंगे कि किस प्रकार से कैसे परिवर्तन हुआ है। तो चलिए दोस्तों अब हम जानते हैं इनके बारे में और कुछ चीजें श्रृंखलाबद्ध। अब समझ में आएगा आपको, अब सब समझ में आएगा, सिर्फ मैं पढ़ के बता रहा हूं, अब आप खुद समझोगे क्योंकि मैंने आपको समझा दिया है कि न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं। श्रृंखलाबद्ध न्यूक्लियोटाइडों वाले न्यूक्लिक अम्लों का प्रयोगशाला में संश्लेषण, ये सब जगह सीटी वाला सा, संश्लेषण करने में सफल होने के उपरांत एमिनो अम्ल की संरचना तथा आनुवांशिक गुणों के संबंधों को समझने में आसानी हुई। वैज्ञानिकों के लिए आनुवांशिक रोगों का कारण और उनका उपाय ढूंढना संभव हो सका। मतलब जो हमारे शरीर में प्रोटीन भी रहता है, अमीनो अम्ल रहते हैं, 20 से 22 अमीनो अम्ल मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हो तो ध्यान से सुनना, आप जो अमीनो अम्ल हैं आपके अंदर उनके बारे में बताया, डीएनए आरएनए के बारे में बताया, न्यूक्लियोटाइड के बारे में बताया। इसीलिए इन्हें याद रखना, हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार भी मिला है, अपन आगे देखेंगे। याद रखना खुराना ने ध्यान से सुनना,
खुराना ने मार्शल निरेनबर्ग और रॉबर्ट हॉले के साथ मिलकर चिकित्सा के क्षेत्र में काम किया। इन्हीं के साथ मिलकर इन्हें दुनिया का सबसे बड़ा नोबेल पुरस्कार मिला। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन बन चुके हैं? अब अपने भारतीय अमेरिकी मूल के व्यक्ति हैं हमारे, कौन? याद रखना आप पूरे के पूरे हरगोविंद खुराना ने बताया है। अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानकारी लेते हैं। खुराना के अनुसंधान से चिकित्सा क्षेत्र को यह पता लगाने में मदद मिली कि कोशिका के आनुवांशिक कूट को ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल, अभी मैंने आपको बताया, ले जाने वाले न्यूक्लिक अम्ल का मतलब होता है डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड कैसी कोशिका के प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करते हैं। मतलब उनको ये पता लग गया कि किस प्रकार से जो आपका डीएनए आरएनए है, आरएनए प्रोटीन का संश्लेषण कर देता है, डीएनए में क्षार कैसा रहता है। तो जब ये चीजें पता लगी दोस्तों, तो उन्होंने क्या कर दिया, खोज करी बहुत सारी आनुवांशिक रोगों को उत्पन्न करने वाले कारकों की, फिर उन्हें आसानी से दूर करने के उपाय भी बताए। तो इसके कारण चिकित्सा के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। डीऑक्सीराइबो प्लस नाइट्रोजन युक्त क्षार, मैंने अभी बताया ATCG, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन, ये बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। और अगर इसी में जोड़ दिया जाता है फास्फेट ग्रुप तो बन जाता है न्यूक्लियोटाइड। तो अगर दोस्तों हरगोविंद खुराना के बारे में पूछा जाए तो आपको ये जरूर लिखना है सारी की सारी जानकारी। इन्हें पुरस्कार कौन कौन से मिले हैं? तो याद रखना भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। इन्हें भारत, ध्यान से सुनना, भारत सरकार के द्वारा पद्म विभूषण, भारत रत्न नहीं मिला, पद्म विभूषण से सम्मानित किया। बेसिक मेडिकल रिसर्च के लिए एल्बर्ट पुरस्कार प्रदान किया गया इन्हें। साथ ही साथ 1968 में दो अमेरिकी वैज्ञानिक मार्शल और निरेनबर्ग, जिनके साथ मिलकर इन्होंने काम किया था, उन्हीं दोनों वैज्ञानिकों के साथ इन्होंने नोबेल पुरस्कार को साझा किया। तो याद रखना इतने महान वैज्ञानिक हैं हरगोविंद खुराना। इन्होंने क्या किया है, नोबेल पुरस्कार भी इन्हें मिल चुका है। साथ ही साथ इन्होंने जीन के बारे में बताया, जेनेटिक कोड के बारे में बताया, डीएनए आरएनए के बारे में बताया। तो इनका बहुत बड़ा योगदान है। साथ ही साथ इनकी मृत्यु कब हो चुकी थी दोस्तों? 9 नवंबर 2011 में इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो इतनी जानकारी आपको किसके बारे में लिखना है? हरगोविंद खुराना के बारे में लिखना है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ने वाले हैं तीसरे वैज्ञानिक, जिनका नाम क्या है? जगदीश चंद्र बसु। चलिए दोस्तों, तो जगदीश चंद्र बसु के बारे में अब हम जानते हैं। इनका जन्म कब हुआ? पेपर में आपसे 5 नंबर में पूछे जा सकते हैं, साथ ही साथ 3 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। तो जगदीश चंद्र बसु दोस्तों, इनका जन्म हो गया था 30 नवंबर 1858 को मुंशीगंज, बांग्लादेश में। क्योंकि बांग्लादेश, ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था, भारत का हिस्सा हुआ करता था। तो इनका जन्म कब हो गया था? बांग्लादेश में। इनकी मृत्यु कब हुई? 23 नवंबर 1937 को हो गई थी। भारत की आज़ादी से पहले इनकी मृत्यु हो चुकी थी। तो दोस्तों, आखिर इन्होंने ऐसा क्या काम किया जिसके कारण इन्होंने भारत का पूरे विश्व में नाम रोशन किया है, अपना लोहा मनवाया है? तो दोस्तों, दुनिया के पहले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों की प्रकाशिकी पर कार्य किया। आपसे अगर 3 नंबर में पूछा जाए तो आपको ये पॉइंट जरूर डालना है दोस्तों, क्योंकि ये डाटा आपको जो दिया जा रहा है जीएस जीनियस एकेडमी के द्वारा, ये बहुत रिसर्च किया हुआ है। ये आपको कहीं नहीं मिलने वाला। किसी भी संस्था में चले जाओ, सब पागल बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन टू द पॉइंट कोई नहीं देगा। तो हमारी पूरी कोशिश है कि हर किसी का सपना पूरा हो। तो याद रखना, इस लाइन को जरूर लिख देना कि दुनिया के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने रेडियो और सूक्ष्म तरंगों मतलब जो रेडियो में उपयोग की जाती हैं, सूक्ष्म आवृत्ति की तरंगे, लघु आवृत्ति की तरंगे, मतलब विशेष रूप से इन्होंने तरंगों पर पूरा का पूरा काम किया है, जिसके कारण बहुत सारी खोजों को इन्हीं के कारण बढ़ावा मिला है। इन्होंने रेडियो विज्ञान, यो लो स्टार बना लेना, 3 नंबर में दोनों लाइन डाल देना। इन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है, क्योंकि रेडियो के द्वारा जो तरंगे जाती हैं, इन्होंने बिना टेलीफोन लाइन के भी बेतार संचार प्रौद्योगिकी का विकास किया। यहां बैठकर आप मोबाइल से बात कर पा रहे हैं, उन तरंगों के बारे में इन्होंने ही भारत में सबसे पहले बताया। तो याद रखना, जगदीश चंद्र बसु जी बहुत महान वैज्ञानिक हैं। इन्हें रेडियो विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। पीएससी प्री में भी पूछा जा सकता है। चलते हैं दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में और जानकारी देखते हैं। इन्होंने
इन्होंने क्या किया, वनस्पति विज्ञान, याद रखना वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में कैस्कोग्राफ, एक ग्राफ तैयार किया कि पेड़ पौधों में भी हलचल होती है, पेड़ पौधों में भी जीवन होता है। तो कैस्कोग्राफ का आविष्कार किया जिसके द्वारा विभिन्न उत्तेजकों मतलब उत्तेजना उत्पन्न करने वालों उत्तेजकों के प्रति पौधों की प्रतिक्रिया का अध्ययन संभव हो सका। अगर आप पौधे पर कोई सा हार्मोन डालते हो, उर्वरक डालते हो, तो कैसे रेडिएशन निकलते हैं, क्या वो हलचल करता है, ये कैस्कोग्राफ बताया हमारे रेडियो के पितामह, मतलब कौन हो जाएंगे, हमारे जगदीश चंद्र बसु जी ने बताया। प्रथम वैज्ञानिक जिन्होंने रेडियो तरंगों को डिटेक्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर जंक्शन बना दिया, मतलब रेडियो तरंगे कहां से आ रही, उनका पूरा जंक्शन इन्होंने तैयार कर दिया। जैसे कि बड़ी बड़ी आप देखते हो प्रयोगशालाओं में तैयार किए जाते हैं, इन प्रयोग किया। इसी क्रम में इन्होंने कई माइक्रोवेव कंपोनेंट्स की खोज कर दी, सूक्ष्म सूक्ष्म ऐसे उपकरण बना दिए जो आज भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में या फिर किसी भी परमाणु के क्षेत्र में काम में आते हैं, जो क्या करते हैं, रेडिएशन जो भी आ रही है उनका पता लगा देते हैं। मतलब इनका पूरा जीवन रेडियो तरंगों के बारे में ही पता लगाने में निकला था दोस्तों, और बड़ी बड़ी इन्होंने खोज करी है। आगे चलते हैं दोस्तों, लघु तरंगदैर्घ्य, शॉर्ट रेडियो वेव, शॉर्ट वेवलेंथ, रेडियो तरंगों तथा श्वेत एवं परावैंगनी प्रकाश दोनों के रिसीवर में गैलेना क्रिस्टल का प्रयोग बॉस के द्वारा ही विकसित किया गया। मतलब गैलेना क्रिस्टल, क्रिस्टल होते हैं छोटे छोटे से, उनके द्वारा किस प्रकार से रिसीव की जाती हैं तरंगे, क्योंकि हमें तो दृश्य प्रकाश अकेला दिखाई देता है, लेकिन हमारे अंतरिक्ष में जितना भी पार्टिकल है, जितना भी ब्लैकनेस है, जहां प्रकाश नहीं है वहां भी तरंगे हैं। उन तरंगों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या हलचल हो रही है। ये पता लगाने के लिए इन्होंने गैलेना क्रिस्टल का उपयोग किया। साथ ही साथ 1885 में बोस ने रेडियो तरंगों द्वारा बेतार संचार का प्रदर्शन कर दिया। पहले क्या होता था कि मुझे बात करना है हेलो तो मुझे तार लगवाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने क्या कर दिया, रेडियो तरंगों के द्वारा, शॉर्ट रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स के द्वारा इन्होंने यहां से चालू किया अपना बोलना, और सामने वाले के पास चीजें पहुंच गई। जैसे रेडियो पहले पुराने जमाने में लोग कंधे पर रखकर, हाथ में रखकर घूमते थे, कमेंट्री सुनते थे, वो सारी की सारी इन्होंने ही पूरी की पूरी भारत में विकसित करवाई हैं। मतलब पूरे के पूरे उन्होंने रेडियो तरंगों के बारे में बताया। बदलते हुए तापमान का पौधों पर क्या असर होता है, याद रखना इनके द्वारा बदलते हुए मौसम से होने वाले असर का अध्ययन किया। साथ ही साथ पौधों पर तापमान का क्या असर पड़ता है इसका भी इन्होंने अध्ययन किया। मतलब मुख्य रूप से इन्होंने पौधों पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया। वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में भी इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि वनस्पति विज्ञान के क्षेत्र में योगदान देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो जगदीश चंद्र बसु के बारे में आप लिख सकते हो 5 नंबर में। साथ ही साथ भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। अपनी जो खोज थी उन पर उन्होंने अमेरिकन पेटेंट दिया कि भैया अमेरिका भी दावा नहीं कर सकता, वहां पर भी हमने पेटेंट ले लिया कि अमेरिका में भी हमारी चीजें चलेंगी। तो भारत देख रहा हो उस जमाने में भी कितना आगे निकल गया था। ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अभी चीजें आगे बढ़ रही हैं, इन्होंने ही पूरी की पूरी नींव रखी है भारत की अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से लेकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। तो याद रखना ये वैज्ञानिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, पेपर में यही आपको पास कराएंगे और यही आपको नंबर दिलाएंगे। आगे देखते हैं इन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं दोस्तों। तो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी को 1920 में रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलो चुना गया। मतलब जो रॉयल लोगों की सोसाइटी होती थी उसमें इनको स्थान दिया गया। साथ ही साथ इनको नाइटहुड की उपाधि भी प्रदान की गई। साथ ही साथ बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का पिता भी कहा जाता है। एक तो रेडियो का पितामह कहा जाता है, साथ ही साथ ये बंगाल के थे तो बंगाली विज्ञान कथा साहित्य का इन्हें पितामह कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने कई सारी बुक भी लिखी हैं उसके ऊपर। तो ये जानकारी सारी की सारी दोस्तों जगदीश चंद्र बसु जी की थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वैज्ञानिक पर। हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक कौन है, होमी जहांगीर भाभा। चलिए दोस्तों तो देखते हैं इनके बारे में। चलिए दोस्तों अब हम देखने वाले हैं हमारे होमी जहांगीर भाभा के बारे में। दोस्तों होमी जहांगीर भाभा जो कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक हैं।
दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सभी देशों को लग चुका था कि अब परमाणु शक्तिशाली बनना पड़ेगा, तो भारत भी उससे अछूता नहीं रहा। भारत भी सोचने लगा यार कि अगर हमें भी शक्तिशाली बनना है तो हमारे पास भी परमाणु हथियार होना जरूरी है। लेकिन आखिर परमाणु हथियार कौन बनाएगा? तो दोस्तों उसका बीड़ा उठाया होमी जहांगीर भाभा ने। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। पेपर में 3 नंबर में या 5 नंबर में या 11 नंबर में इनसे प्रश्न बनेगा, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इनका जीवन परिचय। इनका जन्म हो गया था 30 अक्टूबर 1909 को। 30 अक्टूबर 1909 को कहां पर? मुंबई में इनका जन्म हो चुका था दोस्तों। और इनकी मृत्यु, इनका देहांत हो गया था 24 जनवरी 1966 को। अब इस दौरान इन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की, इन सभी के बारे में हम जानते हैं। इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से, याद रखना कैम्ब्रिज, उस समय में ये विदेश चले गए थे पढ़ने, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से परमाणु भौतिकी में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। परमाणु जो एटॉमिक फिजिक्स रहता है उसमें इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त कर ली थी उस समय में। देश के लिए कुछ कर गुजरने का सपना था इनका। इन्हें आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम या भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। मैं एंड में आपको 3 नंबर का भी प्रश्न बताऊंगा कि 3 नंबर में कैसे आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय परमाणु कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है? होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है। अब इनकी उपलब्धियां क्या है? इतनी इन्होंने शिक्षा प्राप्त करी, तो पेपर में हम उपलब्धियां क्या लिखेंगे इनकी, तो सुनना ध्यान से इनकी उपलब्धियों के बारे में। मार्च 1944 में नाभिकीय ऊर्जा कार्य, नाभिकीय ऊर्जा पर इन्होंने क्या किया दोस्तों? कार्य किया। मतलब इन्होंने एटॉमिक एनर्जी पर 1944 से कार्य करना चालू कर दिया। आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए। उसी समय में इन्होंने क्या कर दिया? सोचा भारत भी शक्तिशाली बने, तो 1944 में भारत में नाभिकीय ऊर्जा पर कार्य करना चालू कर दिया। 1945 में इन्होंने उत्कृष्ट संस्थान टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना कर दी, जो उस समय इस कार्यक्रम को अपना काम कर रहा था, मतलब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहा था। तो इसका नाम याद रखना है पेपर में आपको। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना किसने करी? तो होमी जहांगीर भाभा ने की है। साथ ही साथ 1947 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष नियुक्त किए गए। क्योंकि परमाणु से जुड़े कार्य कर रहे थे, तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि परमाणु ऊर्जा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि यही परमाणु कार्यक्रम के भारत में जनक थे। चलिए देखते हैं इनकी और उपलब्धियों के बारे में। इनके द्वारा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा का निर्माण वर्ष 1956 में किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु न्यूक्लियर रिएक्टर, या फिर आपसे पूछा जाए कि भारत का पहला परमाणु ऊर्जा अनुसंधान कौन सा है, तो आप बोलोगे अप्सरा है। और अप्सरा का निर्माण 1956 में किसने किया? तो यही होमी जहांगीर भाभा थे दोस्तों। इन्होंने ही परमाणु के द्वारा बिजली बनाने का काम भी चालू करवाया। तो ये अप्सरा कहां पर स्थित है? तो अप्सरा ये ट्रॉम्बे मुंबई में स्थापित है। इनके निर्देशन में परमाणु ऊर्जा संस्थान ट्रॉम्बे तारापुर महाराष्ट्र में वर्ष 1957 में किया गया। वर्ष 1967 में, मतलब 10 साल बाद इसका नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया? भाभा एटॉमिक अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जिसे हम बार्क के नाम से जानते हैं। तो बार्क कहां पर है? ट्रॉम्बे मुंबई में है। पहले इसका नाम क्या हुआ करता था? परमाणु ऊर्जा संस्थान हुआ करता था। 18 मई, अब देखना इनके जीते जीतो इनका परमाणु जो भी हम परीक्षण करने वाले थे वो सपना पूरा नहीं हो पाया। लेकिन इनके मरणोपरांत 18 मई 1974 को भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण पोखरण में किया। इस प्रकार भाभा का सपना पूरा हुआ। जो राजा रमन्ना जी थे उनके नेतृत्व में, इनके बाद में राजा रमन्ना जी के नेतृत्व में भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण किया। कहां पर किया? तो जैसलमेर राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर किया था। आप सभी को पता है इंदिरा गांधी जी उस समय प्रधानमंत्री थी और उस दिन बुद्ध पूर्णिमा थी, तो उन्होंने नाम क्या दिया? एंड बुद्ध स्माइलिंग, मतलब और बुद्ध मुस्कुराए, ये नाम दिया था। तो इनका ये सपना पूरा हो चुका था, क्योंकि ये भारत को परमाणु शक्तिशाली बनाना चाहते थे। और 18 मई 1974 को भारत ने वो कारनामा कर दिखाया जिसका पूरा दुनिया आज भी लोहा मानती है, और अपने आप में एक सॉफ्ट पावर के रूप में भारत उभर कर आया। अब दोस्तों इन्हें क्या क्या पुरस्कार मिल चुके हैं आपको पेपर में लिखने। अगर आपसे 5 नंबर में पूछे तो भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। द रॉयल सोसाइटी के फेलो चुने गए। विदेशों में जो रॉयल सोसाइटी रहती है जिनमें नॉर्मल लोगों को एंट्री नहीं मिलती, उनके फेलो चुने गए। ये 1942 में एडम्स प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया गया दोस्तों।
1966 में 1966 में इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बैठक में भाग लेकर विमान से लौट रहे थे। दुर्भाग्यवश इनका विमान आल्प्स पर्वत की चोटी माउंट ब्लैक से टकरा गया और टकराने के बाद दुर्घटनाग्रस्त होकर वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई। लेकिन दोस्तों, इनकी मृत्यु का अभी भी विवाद बना हुआ है कि आखिर इनकी मृत्यु रहस्यमयी है। कोई बोलता है ऐसे हुई है, कोई बोलता है करवाई है। अब इसके बारे में हमें नहीं पढ़ना है, हमें पेपर में याद रखना है कि हमें सटीक चीजें लिख कर आना है जो कि आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। सर 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर में क्वेश्चन अगर इनका आता है तो हमें इनके बारे में क्या लिखना है। सबसे पहले तो परमाणु कार्यक्रम के जनक थे। इन्होंने क्या किया, अप्सरा की स्थापना कर दी और बार्क इन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो ये सारी जानकारी आप इनके बारे में दोस्तों लिख सकते हो। तो अब चलेंगे हम नेक्स्ट पर। उससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारी अगर आप आगे की सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी प्ले स्टोर पर जाइए और डाउनलोड कर लीजिए जीएस जीनियस एकेडमी का एप्लीकेशन। साथ ही साथ दोस्तों पीएससी पेपर 3 जो भी आपका मेंस का पेपर 3 है उसकी 10 यूनिट यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं और बहुत ही सस्ती कीमत पर, ताकि हर एक बच्चा गांव में बैठकर भी उसको पढ़ सके। और अगर आप नोट्स भी चाहते हो तो बुक भी अवेलेबल है 10 जो भी 10 यूनिट हैं उनकी। तो अभी जाइए और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।